Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन का दूसरा सब टॉपिक जो कि है हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुई। तो आज उन्हीं का जो हमने वो पढ़ा था उसी के प्रूफ्स को हम लोग देखने आए हैं, उसी के एविडेंसेस को हम लोग देखने आए हैं कि कैसे जो है एवोल्यूशन हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। एवोल्यूशन का सेकंड सब टॉपिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस हमारा बेसिकली क्या होता है? हमारा प्रूफ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज द प्रूफ, इट इज द प्रूफ। किसी भी चीज के प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। जैसे कि कभी आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को बोलते हुए देखा होगा कि वेयर इज द एविडेंस। एविडेंस कहाँ है? चाहे कोई विटनेस हो, आई विटनेस हो, या फिर कोई नॉन लिविंग चीज हो जो कि प्रूफ दे कि हाँ वो चीज हुई थी। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको डिफाइन करते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। दे आर बेसिकली द प्रूफ्स ऑफ द एवोल्यूशन। द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड taken place on earth has came from many quarters। बहुत सारे कोनों से ये पता चला है कि एवोल्यूशन जो है टेकन प्लेस, इट वॉज टेकन प्लेस ऑन अर्थ। एवोल्यूशन अर्थ पे हुई थी। बहुत सारे अलग अलग कोनों से हमें यही पता चला है। सबसे पहला हमारा क्या था? फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अब हमें ये कैसे पता है कि हमसे पहले भी कोई लाइफ थी? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आज जन्म लेती हूं, मेरे से पहले तो कोई लाइफ थी ही नहीं, मेरी फर्स्ट लाइफ है। पर एविडेंसेस के अकॉर्डिंग, प्रूफ्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि इससे पहले में फॉसिल्स जो कि हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स बनाते हैं वो देखे गए हैं सेडिमेंट्स के अंदर, रॉक्स के अंदर, कि हाँ पहले भी कोई लाइफ थी। कोई दांत देखे गए हैं, किसी की बोन्स देखी गई हैं, वो सारी हमारी फॉसिल्स में आती हैं। रॉक्स फॉर्म दी सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हमारा रॉक्स होती है। उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हमारा रॉक्स होती है। और वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सेडिमेंट्स को वो इंडिकेट करता है वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इट इंडिकेट्स द सेडिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। किसी लेयर के अंदर कुछ फॉसिल मिलता है, किसी के अंदर कुछ फॉसिल मिलता है, जो कि हमें फिजिकल प्रूफ देता है कि हाँ एवोल्यूशन हुई थी। हाँ हमारे अर्थ में जो है एवोल्यूशन हुई थी। इससे पहले भी लाइफ फॉर्म थी और इसके बाद भी आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स दे कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। रॉक सेडिमेंट्स जो होती हैं दे कंटेन द फॉसिल्स ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स who probability they died during the formation of a particular sediment। रॉक्स के अंदर, अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स हैं। अर्थ के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लेयर्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। तो जिनके उसके अंदर मिलते हैं रिमेन्स, ये सारे जैसे रिमेन्स हो गए, तो जिनके उन सेडिमेंट्स के अंदर रिमेन्स मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है कि वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करके मर चुके थे, तभी उसके अंदर उनके रिमेन्स हैं। और वो जितने पुराने होंगे हमें उससे उनकी एज भी पता चल जाएगी कि हाँ ये इतने पुराने हैं। कौन से प्रोसेस से? डेटिंग का प्रोसेस आता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग का प्रोसेस आता है। ऑनलाइन वाली डेटिंग नहीं, रेडियो एक्टिव डेटिंग की बात हो रही है। रेडियो एक्टिव डेटिंग की वजह से, जिसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एज, वो ही डेटिंग हमने करी है यहाँ पे रॉक्स के अंदर। और वो डिटरमाइन क्या करता है? वो डिटरमाइन करता है कि वो रॉक्स कितनी पुरानी है, रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। जब इन पे स्टडी हुई तो देखा गया कि पिछले वाले लाइफ फॉर्म्स अब वाले लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। दे आर रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो मर चुके होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जो एनिमल स्पीशीज होती है वो मर चुकी होती है उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, वैसे ही जो भी मर चुका होता है उसे एक्सटिंक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स।
डायनासोर्स की तो पूरी ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, पूरी की पूरी स्पीशीज ही एक पॉइंट के बाद जो है वो निकल गई थी। अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स एट डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इट इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पैटर्न इन विच दे एग्जिस्टेड। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दे बोथ गो हैंड इन हैंड, इकट्ठे जाते हैं, दे गो टुगेदर। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि कौन से एनिमल उस टाइम पे जी रहे थे, कौन से प्लांट उस टाइम पे जी रहे थे। तो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्या हो गए, हमारे सिस्टर्स हो गई कि दे आर गोइंग हैंड इन हैंड। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, ये सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं अर्थ के क्रस्ट में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जिस हिसाब से जितना पुराना फॉसिल होगा उस हिसाब से वो उस सेडिमेंट में प्लेस्ड होगा, चाहे हार्ड बोन हो, चाहे टीथ हो, चाहे कुछ ना कुछ लिम्स हो, वो सारी की सारे हमें सेडिमेंट्स के अंदर मिलती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स। ब्रॉडली स्पीकिंग एवोल्यूशन इज अ चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। एवोल्यूशन क्या होता है, हमारा चेंज इन द जेनेटिक मेकअप होता है, जो कि क्या होता है, हेरिटेबल फीचर होता है। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाता है ओवर टाइम। तो जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई भी चेंज आएगा, अगर जीन्स के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो हेरिटेबल होगा, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन कर सकता है। अगर जीन्स के अंदर कोई भी चेंज आता है, इवन इतना माइनर सा चेंज भी आता है, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन कर जाएगा। इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हेरिटेबल बोलते हैं, कि हेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। Biologists they sometimes define the two types of evolution based on the scale। दो टाइप के evolution को डिफाइन किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। जैसे इनका नाम बताता है, मैक्रो का मतलब क्या होगा, लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या होगा हमारा, स्मॉल। तो मैक्रो एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू द लार्ज स्केल चेंजेस दैट अकर ओवर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड्स। लार्ज स्केल चेंजेस, लार्ज स्केल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन। जो कि विजिबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो एवोल्यूशन, जो कि बहुत टाइम पीरियड तक जो है एक्सटेंड करते हैं, सच एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज और ग्रुप्स। कोई भी एक न्यू स्पीशी को बनने के लिए उसे एक्सटेंड करना पड़ता है फॉर जनरेशंस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मैक्रो एवोल्यूशन बोलेंगे। माइक्रो एवोल्यूशन ऑन द अदर हैंड इट इज द स्मॉलर एवोल्यूशन। स्मॉल स्केल चेंजेस होते हैं इन वन और अ फ्यू जीन्स, और उसे छोटे टाइम स्केल के लिए होते हैं, बहुत ही जीन के छोटे पार्ट में जो है जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। तो कितनी टाइप की एवोल्यूशन हम लोगों ने देखी, कितनी टाइप की हमने एवोल्यूशन देखी, दो टाइप की, मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन जो कि लार्ज स्केल पे होती है, बड़े स्केल पे होती है और उस पर बहुत टाइम जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और माइक्रो एवोल्यूशन जीन्स के अंदर कोई छोटी मोटी जो हो जाती है एवोल्यूशन, उसे हम लोग माइक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं, और वो बहुत छोटे टाइम पीरियड में हो जाती है। तो हमने देख लिया कि जेनेटिक एवोल्यूशन हमारी हेरिटेबल एवोल्यूशन होती है, हेरिटेबल फीचर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सबसे पहला एविडेंस हमारा आता है एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी से। सबसे पहला जो एविडेंस आता है वो एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी से आता है। डार्विन थॉट ऑफ एवोल्यूशन एज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो डार्विन ने देखा कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो भी नई पीढ़ी आएगी या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो अपने पेरेंटल जनरेशन से बेटर होगा। वो अपनी पेरेंटल जनरेशन से बेटर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो डिसेंड कर रहा है, जैसे जैसे वो डिसेंड कर रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है।
जैसे जैसे नए नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो इफेक्ट करते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी तो इफेक्ट करते हैं। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब इफेक्ट करते हैं वो मॉडिफाई करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर स्पीशीज जो है वो चेंज करती है और गिव राइज करती है टू न्यू स्पीशीज ओवर मेनी जनरेशन। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, हमारा मैक्रो एवोल्यूशन हो गया। ये एक टाइप का क्या हो गया, हमारा मैक्रो एवोल्यूशन हो गया कि स्लोली एंड स्लोली जितने भी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डिसेंट कर रहे हैं, वो जो है पिछली वाली स्पीशीज से बेटर हैं, पिछली वाली स्पीशीज से बेटर है, और दे आर गिविंग राइज टू अ न्यू स्पीशीज फॉर मेनी जनरेशन। बहुत जनरेशन के बाद में हम देखेंगे कि एक नई स्पीशी आके खड़ी हो जाती है। He proposed that the evolutionary history of the life forms a branching tree। एक ब्रांचिंग ट्री बनता है जिसके अंदर सबसे पहले एंसेस्टर होता है और उनसे उनकी ब्रांचेस निकलती हैं। ऐसा एक ब्रांचिंग ट्री बनता है जिसके अंदर एक कॉमन एंसेस्टर होता है बीच में, और उससे जो है सारे ब्रांचिंग डिसेंड्स निकलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें एक ब्रांचिंग ट्री बनाती है जिसके अंदर ऑल स्पीशीज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एन एंशिएंट कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर उसके थ्रू निकलता है, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, है ना, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, और इसी से जो है ब्रांच कर लेते हैं, इसी से जो है डिफरेंट स्पीशीज जो है वो ब्रांच करती है। तो वो बोलता है कि ऐसा ही एक ब्रांचिंग ट्री बनता है जिसकी वजह से हमें कॉमन एंसेस्टर पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉमन एंसेस्टर भी पता चल जाता है, और लाइफ हिस्ट्री जो है वो ट्रेस हो जाती है कितनी जनरेशन पहले तक की, बहुत सारी जनरेशन तक की पहले तक की जो है लाइफ हिस्ट्री भी ट्रेस हो जाती है, स्पीशीज ट्रेस हो जाती है, और एंशिएंट कॉमन एंसेस्टर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिस ट्री मॉडल, ये जो था ये डार्विन का हमारा ट्री मॉडल है। ये इतना क्लियर नहीं है क्योंकि ये डार्विन की बुक से ही स्निप ली गई है, तो ये डार्विन का आप जस्ट एक ग्लिम्स ले लो। ये डार्विन का एक ट्री मॉडल है जिसके अंदर ये रहा कॉमन एंसेस्टर, और इससे हमारी जो है दो ब्रांचेस निकल रही है मेन, और इन ब्रांचेस से सेवरल सब ब्रांचेस निकल रही हैं, और इनके अंदर से भी और ब्रांचेस निकल रही है। तो ये क्या है, ये डार्विन ने ब्रांचिंग ट्री डिवाइस किया था, ब्रांचिंग ट्री डिवाइस किया था। इस ट्री मॉडल का अंदर क्या दिखाया गया था, मोर क्लोजली ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैव मोर रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। अब देखो जो ये निकल रहे हैं इनके जो कॉमन एंसेस्टर है वो सेम है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है, पर जो यहाँ पे आ गई, जो ये सब स्पीशी आ गई है, ये और इसमें डिफरेंसेस होंगे ना, इसमें और इसमें डिफरेंसेस होंगे, और इसमें और इस वाली सब स्पीशी में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। तो उन्होंने बोला कि जो मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनका मोस्ट कॉमन एंसेस्टर रहता है, उनका मोस्ट कॉमन एंसेस्टर रहता है, एंड ईच ग्रुप इट शेयर्स फीचर्स दैट वर प्रेजेंट इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर। अब जैसे ये वाला ग्रुप होगा हमारा, वो इस एंसेस्टर से अपने जो है फीचर्स को शेयर करेगा ना, क्यों, क्योंकि वो उसका एंसेस्टर है, एंसेस्टर से ही दे शेयर द फीचर्स, वो फीचर्स को शेयर करते हैं। We can use this idea to work backwards and figure out how organisms are related based on their shared features। जो कि मैंने आपको बताया कि इस ट्री से हम लोग बैकवर्ड्स ट्रेस कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने कॉमन एंसेस्टर कौन थे, उनसे हमारे क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उन्होंने कितने डिसेंट दिए हैं, कितने ऑफस्प्रिंग दिए हैं, और कितनी ही पीढ़ियों को उन्होंने जन्म दिया है। तो बहुत इजीली हम इसे क्या बोल सकते हैं, वर्क बैकवर्ड्स होता है। ये ट्री मॉडल क्या होता है, हमारा वर्क बैकवर्ड्स होता है। जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर होते हैं। एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में जैसे ये आप देखो, स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस कितने क्लोजली रिलेटेड है ना। वहीं अगर हम ट्राइसेरोटॉप्स और टिरानोसॉरस को कंपेयर करें तो ये लोग डिफरेंट होंगे, जितने ये लोग क्लोज हैं उतने थोड़े बहुत ये डिफरेंट होंगे। आर्कियोप्टेरिक्स, स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि इनका ये बहुत मोस्ट कॉमन रीसेंट एंसेस्टर है, मोस्ट कॉमन इनका रीसेंट एंसेस्टर है। तो ये एक तरीके का हमारा एग्जाम्पल है डायनासोर का।
डायनासोर का एग्जाम्पल है। ब्रांचिंग ट्री का, ब्रांचिंग ट्री देखो वो उल्टा ही जा रहा है ना, हम इसके यहाँ पे एंसेस्टर देखें, हम कभी भी ऊपर नहीं देखते, हम हमेशा नीचे देखते हैं और नीचे से फिर हम ऊपर जाते हैं या फिर हम ऊपर से नीचे आते हैं, पर नीचे हमें देखना पड़ता है क्योंकि नीचे ही हमारा क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर CA। आगे चले। सो द नेक्स्ट एविडेंस जो हमारा आया था वो था होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स ये किसकी वजह से देखा गया था, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को जब हमने कंपेयर किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आई और कुछ कुछ हमारे डिफरेंसेस देखे गए। सिमिलैरिटीज भी आई, डिफरेंसेस भी देखे गए। आज में और पहले वालों में, आज में और पहले वालों में हमें सिमिलैरिटीज भी मिली और हमें डिफरेंसेस भी मिले। Such similarities they can be interpreted to understand whether the ancestors were shared or not. इन्हीं similarities के basis पे हम लोग बता सकते हैं कि अगर उनके morphologically या फिर anatomically वो कहीं ना कहीं similar हैं तो उनका एक common ancestor था या फिर नहीं था। If two or more species they share a unique physical feature such as complex bone structure or a body plan, this may all have inherited this feature from a common ancestor. Physical features which are shared due to evolutionary relationship are said to be homologous. तो हमें homologous का क्या पता चला? homologous की क्या definition आई? homologous का हमारा मतलब हुआ कि जो morphologically similar body parts होते हैं, morphologically similar body parts होते हैं, वो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स में आते हैं। मतलब एक्सटर्नली जो फिजिकल फीचर्स होते हैं जब वो सेम होते हैं तो उन्हें हम लोग होमोलोगस बोलेंगे, चाहे उनका बॉडी प्लान हो, चाहे उनका बोन का स्ट्रक्चर हो, चाहे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो होमोलोगस में आएगा। वो स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सेम ही फंक्शन परफॉर्म करे, वो स्ट्रक्चर सिर्फ दिखने में और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, दिखने में और उनके प्लान में वो सेम होते हैं, तो इसलिए उनसे हम होमोलोगस बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका फंक्शन सेम हो, क्योंकि अगर फंक्शन सेम होगा तो उन्हें हम एनालॉगस में कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। टू अंडरस्टैंड वेदर द एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट, अगर होमोलॉगी है मतलब अगर दो स्ट्रक्चर सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर था, एक ही कॉमन एंसेस्टर से वो दोनों के दोनों जो है डिसेंड करे हैं। एग्जाम्पल क्या है, वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमंस, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मैमल्स हैं। उनके अंदर क्या है, बोन्स ऑफ फोर लिम्स सेम है। देखो जैसे इसके अंदर मैंने दिखाया है, ये मैन की है, ये चीता की है, ये वेल की है और ये बैट की है। जो बोन्स इनके अंदर हैं, इनकी कॉम्पोजिशन में जो बोन्स गई हैं वो सारी की सारी बोन्स सिमिलर हैं, बस वो मॉडिफाई हो गई हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मतलब इनका फंक्शन डिफरेंट है, इनका फंक्शन डिफरेंट है, पर इनका स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम हुआ ना, क्यों? क्योंकि बोन्स जो इन्वॉल्व है उनके बनने में वो सेम है, वो सेम नेमिंग की है, वो सेम ही बोन्स हैं। तो ये क्या हुई, हमारी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हुए। दो दीज फोर लिम्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कैसे? मैन के अंदर ये फोर लिम है, चीता के अंदर ये हाइंड लिम है, वेल के अंदर ये फ्लिपर है, बैट के अंदर भी ये विंग है। तो ये सारी की सारी क्या है, मॉडिफाई हो गई है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस। All of them have humerus, radius, ulna, carpal and metacarpal and phalanges. कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड phalanges। ये सारी की सारी बोन्स जो है फोर लिम्स के बनने में इन्वॉल्व है। Hence in these animals the same structure developed along different directions due to adaptation. This is divergent evolution. Homologous organs क्या करती हैं, divergent evolution देती हैं। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर जब डेवलप हुए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अडेप्ट होते हुए डेवलप हुए। बोन सेम थी
पर जब वो डेवलप हुए तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डेवलप हुए, वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डेवलप हुए। कोई जो है विंग बन गया, कोई फ्लिपर बन गया, कोई हाइंड लिम्ब बन गया, कोई हमारा फोर लिम्ब बन गया। क्यों? क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट थी या फिर जैसी अडेप्टेशन थी वैसे ही जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, वैसे ही वो वाला स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो गया। तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। एक ही जगह से जो है डाइवर्ज कर गए, एक ही जगह से जो है डाइवर्ज कर गए, उसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्या? होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स। दे कैन बी सीन ओनली इन द एम्ब्रियोज। नेक्स्ट क्या? होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे जो है एम्ब्रियो के अंदर ही दिखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज इंक्लूडिंग द ह्यूमंस दे हैव गिल स्लिट्स। जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो होते हैं सबके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, हमारे अंदर भी गिल स्लिट्स ही होते हैं, और एक टेल होती है ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट। ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, ये हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। तो जो डेवलपमेंट पैटर्न होते हैं, जो डेवलपमेंट पैटर्न होते हैं इन स्पीशीज के, वो डिफरेंट हो जाते हैं लेटर ऑन, वो डिफरेंट हो जाते हैं लेटर ऑन, विच इज वाई योर एम्ब्रियोनिक टेल इज नाउ योर टेल बोन एंड योर गिल स्लिट्स हैव टर्न्ड इनटू योर जॉ एंड इनर ईयर। गिल स्लिट्स क्या बन गई हमारी? गिल स्लिट्स हमारी बन गई जॉ प्लस इनर ईयर, है ना। और हमारी जो एम्ब्रियोनिक टेल थी वो हमारी क्या बन गई? जो एम्ब्रियोनिक टेल थी वो हमारी टेल बोन बन गई। तो ये हमारा, हमें एक तरीके से होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर हम इसे एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस भी बोल सकते हैं ना। हमने इसे एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस भी बोल दिया कि एम्ब्रियोज जो हैं उनके अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर जो मौजूद होते हैं उसे हम लोग एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस बोल सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एविडेंसेस है होमोलोगस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। दे रिफ्लेक्ट दैट द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर वेरिएशंस ऑन अ सिमिलर प्लान दैट एग्जिस्टेड इन लास्ट कॉमन एंसेस्टर। ये एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस दिखाते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर था मैमल्स का, जिसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट निकले और डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स बने, पर सेम प्लान पे सारे वर्क कर रहे हैं। एक सेम प्लान है, एक सेम प्लान है वर्टिब्रेट्स का, पर वो अडेप्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वो मॉडिफाई हो गए, वो मॉडिफाई हो गए। पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे सिमिलर रहते हैं कि गिल स्लिट्स होती हैं और एम्ब्रियोनिक टेल सारे ही मैमल्स में मौजूद होती है। तो इसे हम लोग एम्ब्रियोनिक या फिर डेवलपमेंटल एविडेंसेस भी बोल सकते हैं। इसे मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, एम्ब्रियोनिक या फिर डेवलपमेंटल एविडेंसेस। ओके, सेकेंड टाइप के एविडेंसेस क्लियर है, एम्ब्रियोनिक या फिर डेवलपमेंटल एविडेंसेस। नेक्स्ट हमारे आते हैं थर्ड एविडेंस जो कि है हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगी क्या थी? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस थी। एनालॉगी क्या होगी? जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एनालॉगी क्या होता है? उसके बिल्कुल ऑपोजिट की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग एनालॉगी बोलेंगे। एनालॉगी के अंदर हमारा कौन सा क्लासिकल एग्जाम्पल आता है? एनालॉगी के अंदर हमारा आता है विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड ऑफ द बर्ड्स। दिखने में एक जैसी हैं, बोन्स अलग अलग है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर अलग है, बोन्स अलग है, पर फंक्शन सेम परफॉर्म करती है फ्लाइंग का। बटरफ्लाई के अंदर भी और बर्ड्स के अंदर भी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? फ्लाइंग। They are not anatomically similar structures, though they perform similar function. उनका structure जो है dissimilar है. Structure is dissimilar, but perform same function. क्या करती है? They perform same function. Okay.
Hence, analogous structures are a result of convergent evolution. दो कोई species अलग evolve हुई और वो converge हो गई, वहां पे दो species एक ही common ancestor से निकली और वो diverge हो गई, यहाँ पे दो species अलग अलग आई और वो converge हो गई. ये क्या होगा, हमें convergent evolution देगा. Analogy, different structures evolving for the same function, hence having similarity. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, convergent evolution. Convergent evolution and divergent evolution. Clear है? Analogy is the situation exactly opposite to the homology, जिसके अंदर function same होते हैं, structure अलग अलग होता है. Other examples of analogies are the eyes of the octopus and of mammals. दोनों की दोनों देखने के लिए यूज होती हैं. Flippers of penguins and dolphins. अलग अलग structures हैं but function same है. यहाँ पे देखो, जो इंसेक्ट की लेग है, जो फिश का फिन है, इंसेक्ट का विंग है, डॉल्फिन फ्लिपर, हॉर्स लेग, बर्ड चिकन विंग, ये सारे के सारे सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर ये सारे के सारे अलग है, एनालॉगस है. फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन और डॉल्फिन जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर वो अलग अलग है. One can say that it is a similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features. ये भी बोल सकते हैं कि similar habitat था, दो अलग अलग स्पीशीज आई, सिमिलर हैबिटेट था, तो वो जो उनके स्ट्रक्चर्स थे वो सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, वो सेम तरीके से जो है इवॉल्व हो गए. Sweet potato, which is a root modification, and potato, which is a stem modification, it is also an example of analogy. दोनों ही हमारे क्या है, खाने की पदार्थें हैं, स्वीट पोटैटो और पोटैटो. तो एनालॉगी आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ. नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चौथा एविडेंस. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे तो बच्चों जाना ही था जब हम लोग एविडेंसेस की बात कर रहे हैं. डीएनए, आरएनए, प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है जब हम लोग एवोल्यूशन की बात करते हैं. तो लाइक द स्ट्रक्चरल होमोलॉजीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स that reflect shared evolutionary ancestry. At the most basic level, all living organisms, they share the same genetic material, the same or highly similar genetic code, the same basic process of gene expression and the same molecular building blocks such as amino acid. क्या क्या हमने सेम देखा, क्या क्या हमने इसके अंदर सेम देखा. सबसे पहले में जेनेटिक मटेरियल हमारा सेम है सबका. क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हम सबके अंदर जो है वो सेम है. नेक्स्ट, हाईली सिमिलर जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है हमारा, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था मॉल बायो के अंदर कि ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को कोड करते हैं. दे कोड प्रोटीन, वो प्रोटीन को कोड करते हैं वो ट्रिपलेट्स. क्लियर? वो जो होता है सब में सिमिलर होता है, या फिर अगर ज्यादा से मतलब पूरा सिमिलर ना हो तो 99% सिमिलर होता है, 1% थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं. द सेम बेसिक प्रोसेस ऑफ जीन, जीन का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है. जीन के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं. एक्सप्रेशन जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, जो हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, ट्रांसलेशन. जो ये सेंट्रल डोग्मा है, जो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा है, ये सब में सेम रहता है, ये सब में सेम रहता है. ओके, सेंट्रल डोग्मा भी सेम हो गया. मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स भी सब में सेम है. अमाइनो एसिड ही तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड ही तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. अमाइनो एसिड इकट्ठे जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. ये भी तो सब में सिमिलर होता है, ये भी हमारा सब में सिमिलर होता है. तो ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाते हैं, ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाते हैं कि सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम और हाईली सिमिलर जेनेटिक कोड, सेम बेसिक प्रोसेस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. रेप्लिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, डीएनए टू डीएनए कॉपी. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए.
और ट्रांसलेशन होता है हमारा आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस रहता है प्रोटीन बनने तक का, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, जिससे कि पता चलता है कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से सारे के सारे डिसेंट हुए हैं। ये सीए का मतलब है कॉमन एंसेस्टर। तुमने ये नहीं सोचना चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का मतलब क्या है, कॉमन एंसेस्टर। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक ही कॉमन एंसेस्टर से सारे के सारे डिसेंड हुए, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डीएनए लेवल है, जो प्रोटीन लेवल है, उस लेवल पे जो है ये सेम है। These shared features, they suggest that all living things they have descended from a common ancestor, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, एक ही common ancestor से सब के सब जो है descend करे हैं। And this ancestor had DNA as its genetic material. Although हमें सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था हमारे एटमॉस्फेयर में, आरएनए फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, है ना, फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। बट आरएनए जो होता है हमारा हाईली अनस्टेबल होता है, आरएनए हमारा हाईली अनस्टेबल होता है 2' OH ग्रुप की वजह से, 2' OH ग्रुप की वजह से। इसलिए जो है नेचर ने, अगर हम नेचुरल सिलेक्शन से करें, डीएनए ऑप्ट किया एज द जेनेटिक मटेरियल। नेचर ने इसी वजह से हमारा डीएनए ऑप्ट किया एज द जेनेटिक मटेरियल। सो इससे पता चलता है कि एंसेस्टर का भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, used as a genetic code and expressed its gene by transcription and translation. जीन एक्सप्रेशन कैसे हुआ हमारा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। उस कॉमन एंसेस्टर में भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ही जो है जीन एक्सप्रेशन हुआ था। प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स दे ऑल शेयर दीज फीचर्स बिकॉज दे वर इनहेरिटेड। पास ऑन हुए थे मतलब इनहेरिटेड, पास ऑन मतलब इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर, and because any big changes in this basic machinery would have broken the basic functionality of the cells. इसे क्यों inherit किया गया, क्योंकि अगर इस मशीनरी के अंदर कुछ भी थोड़े से चेंजेस आए होते तो वो क्या करता, फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल को ब्रेक कर देता। फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल नहीं रहती, वो उसे ब्रेक कर देता, उसे तोड़ देता, एक सीक्वेंस को तोड़ देता। इसलिए जो ये वाले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले एविडेंसेस है, ये हाईली प्रिजर्व्ड है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। दे आर ऐसे ही वो जो है इनहेरिट हो रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि अगर उसके अंदर स्लाइटली भी कुछ भी चेंज आया तो वो पूरी मशीनरी जो है वो खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी मशीनरी खराब हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एंसेस्टर के अंदर कौन सा जेनेटिक मटीरियल था, डीएनए था, जेनेटिक कोड उसने यूज किया था, और जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन था वो कैसे किया था, बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हमारा होता है क्या, आरएनए फॉर्म होता है, और ट्रांसलेशन में प्रोटीन। रेप्लिकेशन में तो बस डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, पर जीन एक्सप्रेशन हमारे दो लेवल पे कंट्रोल होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे होमोलोगस जीन्स। क्या आते हैं हमारे होमोलोगस जीन्स। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दीज अप्रोच इज दैट द टू स्पीशीज हैव द सेम जीन्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलोगस जीन। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, सेम या सिमिलर। अगर सेम जीन्स है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस, बिकॉज उससे पता चलेगा कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही इनहेरिट की गई है। वो कहां से इनहेरिट हुई है, बाय अ कॉमन एंसेस्टर। For instance, humans, cows, chickens and chimpanzees, they all have a genes that encode a human hormone, insulin. इंसुलिन हार्मोन को जो जीन कोड करता है वो ह्यूमंस के अंदर, काउस के अंदर, चिकन्स के अंदर, चिंपैंजीज के अंदर सेम होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, सेम जीन है, सेम हमारा होमोलोगस जीन है जो कि कोड कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। Because this gene was already present in the last common ancestor. इससे क्या पता चला, एक कॉमन एंसेस्टर था जिसने किस किस को राइज दिया, ह्यूमंस, काउस, चिकन्स एंड चिंपैंजीज। कॉमन एंसेस्टर ने इन सबको राइज दिया, है ना। ये हमें अच्छे से पता चल गया ना। तो इसलिए हम लोग होमोलोगस जीन को भी एक एविडेंस मानते हैं।
कौन सा एविडेंस हो गया हमारा? होमोलोगस ऑर्गन्स, देन एनालॉगस हो गए, देन उसके बाद में एम्ब्रियोनिक हो गया 3, मॉलिक्यूलर हो गया 4, ये 5th एविडेंसेस हैं। कितने सारे एविडेंसेस है, क्या आप देख पा रहे हो? कितने ही सारे एविडेंसेस है ये बताने के लिए कि हाँ एवोल्यूशन हुई थी, सिमिलैरिटीज हैं, डिससिमिलैरिटीज है। तो इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग जो है थ्योरीज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। In general, the more DNA differences in the homologous gene or amino acid differences in the proteins between two species, the more distantly species are related. जो कि मैंने बताया, अगर उनके जीन्स के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस होंगे या उनके प्रोटीन्स के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, मतलब वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, वो दूर दूर है। देखो ये अर्ली ग्लोबिन जीन आया था, उसके अंदर से अल्फा चेन जीन गया, बीटा चेन जीन गया। अल्फा चेन जीन हमारे फ्रॉग्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, माउस के अंदर मिला। बीटा चेन भी हमारा माउस, ह्यूमंस और फ्रॉग के अंदर मिला। ये हमारे क्या हो गए? हमारे ऑर्थोलॉग्स हो गए, ये हमारे ऑर्थोलॉग्स हो गए। जब हम दो चेन्स को कंसिडर करते हैं हमारे पैरालॉग्स हो गए, और अल्फा और बीटा चेन हमारी क्या हो गई? होमोलॉग्स हो गई। तो हमें 3 डेफिनेशंस पता चल गई, ऑर्थोलॉग्स, पैरालॉग्स एंड होमोलॉग्स। ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? जब एक ही जीन का भी एक ही स्ट्रक्चर तीनों एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ऑर्थोलॉग्स हो गए। 2 एनिमल्स के अंदर एक जीन के 2 चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे माउस के अंदर अल्फा और बीटा दोनों है ना, 2 स्ट्रक्चर है उस जीन का, तो उसे बोलेंगे हम पैरालॉग्स। अब उसे हम लोग सिस्टर पैरालॉग्स, मतलब वो सिस्टर जीन्स हो गए ना, मतलब एक ही जीन के अगर 2 स्ट्रक्चर हैं और वो दोनों स्ट्रक्चर जो है उस एनिमल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमारा पैरालॉग हो गया। और होमोलॉग्स क्या हो गया कि पूरा ही जीन जो है सिमिलरली प्रेजेंट है। ये हमारा जो है ग्लोबिन जीन के बारे में बताया है। किसके बारे में? ग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन जीन जो होता है उसमें अल्फा और बीटा चेन। ह्यूमन एंड चिंपैंजी इंसुलिन प्रोटीन्स, दे आर मच मोर सिमिलर देन ह्यूमन एंड चिकन। ह्यूमन और चिंपैंजी का जो इंसुलिन वाला है, ह्यूमन का मैं H लिख रही हूँ और चिंपैंजी से ची, ये ची नहीं सी। तो ह्यूमन और चिंपैंजीज के बीच में 98% सिमिलैरिटीज है प्रोटीन की, जो इंसुलिन जीन का है। ह्यूमन और चिकन के अंदर इंसुलिन प्रोटीन्स कितने सिमिलर है? 64%। तो इससे क्या पता चलता है? ह्यूमंस और चिंपैंजीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड। मोर क्लोजली रिलेटेड कौन है? ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज। पर ह्यूमंस और चिकन्स क्या है? वो थोड़े से डिस्टेंटली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ 64% सिमिलैरिटी है। कितनी सिमिलैरिटी है? ओनली 64%। द ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड, और ह्यूमंस और चिकन्स जो है थोड़े से डिस्टेंटली रिलेटेड है। हमें ये पता चल जाता है इससे। तो होमोलोगस जीन्स हमें पता चल गए कि जितना ज्यादा डीएनए डिफरेंस होगा उतने कम जो है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, पर जितना कम डीएनए डिफरेंस होगा उतने ही क्लोज जो है वो रिलेटेड है। तो ये एक तरीके से हो गया कि डीएनए डिफरेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन। अगर रिलेशन ज्यादा है तो डीएनए डिफरेंसेस कम होंगे। ये वाला आप अगर याद रखोगे तो आपको होमोलोगस जीन याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यही वाला आपने एक रिलेशन याद करना है, यही वाला रिलेशन याद करना है। और अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें कि डीएनए सिमिलैरिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिलेशन से, क्योंकि अगर रिलेशन ज्यादा है तो ही डीएनए सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। तो ये एक एक्सप्रेशन याद करना है। ये 2 चीजें अगर आप याद कर लो तो आपको जो है होमोलोगस जीन याद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड लास्ट हमारा है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होता है? हमारा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? हमारा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इट फॉलोज patterns that are better explained by evolution in combination with the movement of tectonic plates. बायोजियोग्राफी क्या होता है कि एक जगह पे पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते थे, फिर बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वो जियोग्राफिक जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के हिसाब से अडेप्ट कर गए। फॉर एग्जाम्पल, broad groupings of the organisms that had already evolved before the breakup of the supercontinent Pangea tend to be distributed worldwide. जब Pangea जब तक नहीं टूटा था तब तक उसके अंदर बहुत सारे organisms थे। जब Pangea टूटा
तो वो स्मॉलर रीजन्स के अंदर आने लग गए. देयर आर यूनिक ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन नॉर्दर्न एंड साउदर्न कॉन्टिनेंट्स दैट कैन बी ट्रेस्ड टू द स्प्लिट ऑफ पैंजिया इनटू 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स, लॉरेशिया एंड गोंडवाना. लॉरेशिया और गोंडवाना में पैंजिया टूटा था, तो लॉरेशिया और गोंडवाना में पैंजिया के जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते हैं अगर हम ट्रेस बैक करें. तो बायोजियोग्राफी क्या होता है? बेसिकली बायोजियोग्राफी यही होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया में एक टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, पर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स वो जो है ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, पर उनकी सिमिलैरिटीज फिर भी रहती हैं. थोड़े बहुत वो मॉडिफाई हो जाते हैं, पर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हमें नजर आती हैं, जैसे कि पैंजिया के टाइम पे हुआ था. Most of the mammal species in Australia, they are marsupials, while most mammal species elsewhere in the world are placental. Australia's marsupial species are very diverse and fill a wide range of ecological roles. Because Australia was isolated by waterfall million of years, these species were able to evolve without competition from the mammal species elsewhere in the world. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है हमें मार्सूपियल्स दिखते हैं और अमेरिका के अंदर हमें प्लासेंटल मैमल्स दिखते हैं. तो ये कैसे दिखाते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही आइसोलेटेड था. आप ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट देखो तो ऐसा कॉन्टिनेंट होता है, आसपास सारा पानी है, कोई लिंक ही नहीं है. तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मैमल्स आए वो सारे के सारे क्या थे? मार्सूपियल्स थे. पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे कौन से थे? प्लासेंटल मैमल्स. तो उससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस मार्सूपियल मैमल्स, दे आर वेरी डाइवर्स एंड दे फिल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वॉज सेपरेटेड बाय वाटर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये जो है हमारे नॉर्थ या साउथ अमेरिका के हैं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं. एंटीटस तो है, बट वो क्या है? थोड़े से डिफरेंट है देन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. पर कहीं ना कहीं जो है एक रिलेशनशिप है कि ऑस्ट्रेलिया जब ज्वाइंट था तब मैमल्स आए, पर जब ऑस्ट्रेलिया आइसोलेट हो गया उसके अंदर मार्सूपियल्स हो गए और यहाँ पे प्लासेंटल मैमल्स हो गए, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन आ गई थी ड्यू टू जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. The Darwin's finches in Galapagos and many species on the Hawaiian Islands, they are unique to their island settings. They have distant relationships to ancestral species. They often form mainland ancestors. And when a landmass breaks off or a few individuals are blown off course during a storm or diverge, they adapt in isolation to the island. जैसे कि Darwin's finches गैलापागोस आइलैंड पे पहले फिंचेस इकट्ठे थी, फिर क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी वो अलग अलग जगह पे चली गई, तो उन्होंने अलग अलग जगह के हिसाब से अपनी फिंचेस को अडाप्ट कर लिया. कुछ जर्नलिस्ट बन गई, इंसेक्ट कैचिंग, सरफेस स्किमिंग, स्काइथिंग, प्रोबिंग, कॉनिफरस सीड ईटिंग, ग्रेन ईटिंग. इसके हिसाब से जो है उन्होंने अपने फिंचेस को डिफरेंट अडाप्ट कर लिया कि जहाँ पे वो रह रही हैं, जहाँ पे वो खाना खा रही है, उनको वैसे ही फिंचेस चाहिए होंगी. तो ये दिखाता है कि कॉमन एंसेस्टर तो था, बट उसके बाद में जब जियोग्राफिक आइसोलेशन हुई, जब अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो मेन लैंड था वो ब्रेक ऑफ हो गया, तो डिफरेंट जगह पे जब वो एनिमल्स गए तो उन्होंने वहां की अडेप्टेशन कर ली. लास्ट हमारा है फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? हमारे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, of previously living organisms or their traces which are dating from distant to the past. The fossil record is not, alas, complete or unbroken. Most organisms, they never fossilize, or even the organisms that do fossilize are rarely found by humans. The fossils that humans have collected after unique insights into evolution, बहुत लंबे टाइम के बाद जो है फॉसिल्स मिले थे. ये जो है डिफरेंट सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉसिल असेंबलेज सी, फॉसिल असेंबलेज बी, फॉसिल असेंबलेज ए. तो इससे जो है इनकी एज डिटरमाइन करते हैं, और फॉसिल्स बहुत ही कम मिलते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है फॉसिलाइज हो ही नहीं पाती हैं. तो ऐसे जो है इनकी एज निकाली जाती है बाय कार्बन डेटिंग, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग. तो ये क्या होते हैं? बेसिकली हमारे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं. क्या होते हैं? हमारे प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं. First, fossils are often contained in the rocks that build up in layers called the strata. Rocks की लेयर को हम लोग strata बोलते हैं और fossils उनके अंदर मिलते हैं. The strata they provide a sort of timeline. वो timeline बताती हैं, जैसे कौन सा सबसे अंदर है तो सबसे पुराना fossil, सबसे ऊपर वाले strata में है तो नया fossil. With layers near the top being the newer and the layers near the bottom being the older, जो मैंने तुम्हें बता दिया. Fossils which are found in different strata at the same site can be ordered by their
positions and reference strata with unique features can be used to compare the ages of the fossils across the location. अब एक ही जगह पे अगर डिफरेंट स्ट्रेटा में लोकेटेड है तो उनकी पोजीशन के हिसाब से हम फॉसिल्स डिटरमाइन करते हैं. इन एडिशन साइंटिस्ट कैन रफली डेट फॉसिल यूजिंग रेडियोमेट्रिक डेटिंग, अ प्रोसेस दैट मेजर्स द रेडियो एक्टिव डिके. तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के अंदर क्या होता है कि एस्टिमेट करते हैं रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट्स. तो ये जो है हमारा फॉसिल्स का टॉपिक था. Another interesting observation supporting evolution by a natural selection comes from the England. इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के अंदर क्या था? दो तरीके के मौत थे हमारे, व्हाइट और डार्क विंग्ड. ये व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग्ड मौत थे. जैसे ही इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ? जिस बाग पे वो लोग छुपते थे वो बाग क्या हो गई? डार्क कलर की हो गई. वो बाग ट्री की डार्क कलर की हो गई. तो इन 1920 देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ्स इन द सेम एरिया. व्हाई? क्योंकि अगर बाग वो डार्क कलर की हो गई तो मॉथ्स को छुपना था, छुपना था. तो प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड. अगर डार्क बैकग्राउंड होगा तो सफेद मॉथ को तो बहुत इजीली प्रेडेटर स्पॉट कर लेंगे. तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि जो ट्री ट्रंक्स जो डार्क हो गई थी उसकी वजह से जो डार्क कलर्ड मॉथ थे, जो डार्क विंग्ड मॉथ थे, उनका सिलेक्शन हुआ. जो नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताया इस केस में वो दिखता है कि उसके अंदर वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ और व्हाइट विंग्ड वाले मॉथ जो थे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो बाग के ऊपर बैठ रहे थे तो प्रेडेटर उन्हें इजीली स्पॉट कर रहा था. तो इसमें नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? डार्क विंग्ड मॉथ को, कि वो जो है प्रेडेटर से बच रहे हैं तो हम उनको सेलेक्ट करेंगे. व्हाइट विंग वालों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया. तो ये था हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में. तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा? डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. हमने क्या देखा? डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल एविडेंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एविडेंसेस, देन ऑर्थोलॉगस, पैरालॉगस एंड होमोलॉगस जीन्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एविडेंसेस एंड फॉसिल्स, है ना. और लास्ट में हमने देखा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. उसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जिसके अंदर डार्क विंग्ड मॉथ जो है वो सेलेक्ट हुए बाय नेचर अपॉन द व्हाइट विंग्ड मॉथ. तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक करने वाले हैं. आज हमने फिनिश ऑफ किया है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल का चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.